हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, वर्तमान समय आप देखते हैं कि संघर्ष का समय चल रहा है। जिस महामारी से देश इस समय जूझ रहा है वो वाकई बहुत बड़ा विषय है। हमें जो बातें बताई जाती है उन बातों पर ध्यान रखना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। वर्तमान में आप देखते हैं कि इस देश में जो रियल हीरो है, जो इस देश को सुरक्षित कर रहे, इस महामारी से संघर्ष कर रहे चिकित्सक, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और भी ऐसे कई कर्मवीर हैं जो इस महान समस्या से हमें निजात दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हम घर में रहकर उनकी समस्याओं को कम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देश हैं उनका हमें पालन करना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से विजय प्राप्त कर सकें। आप समाचार देखते होंगे कि आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है। आंकड़े दिन प्रतिदिन हमारे देश के भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका सबसे मोटा रीज़न है कि व्यक्ति जानबूझकर लापरवाही कर रहा है, नियमों का पालन नहीं कर रहा है। तो प्रिय स्टूडेंट, घर में रहें, सुरक्षित रहें और इस जंग को जीतने में अहम भूमिका अदा करें। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं तुम्हें एक चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से, अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन चैप्टरों का मैं थोड़ा कैलकुलेशन करूँगा, आपको बताऊँगा। आप भी साथ साथ में उसको नोट करते जाएं और रीड करें इसे। तो मैं पहले चैप्टर से आपको कुछ क्वेश्चन नोट करवा रहा हूँ और क्या उसका आंसर है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन पहला तीसरा यूनिट मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें से क्वेश्चन को देखते आप तुरंत आंसर बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा। तो आइए मैं तुम्हें पहले चैप्टर के जो कौन कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। पार्ट 1, पहले चैप्टर का नाम आपको पता है, मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र। तो पहला यूनिट में से पहला प्रश्न बनता है नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। मानव भूगोल को परिभाषित मैंने आपको बताया कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन है। ये संबंध समय और स्थान के साथ परिवर्तन को इंगित करते हैं। ये मानव भूगोल का अर्थ है। दूसरा, परिभाषित कीजिए। परिभाषित में आप किसी एक राइटर की परिभाषा लिखेंगे, चाहे आप कुमारी सैंपल की ले लें या रेडजेल की ले लें। तो रेडजेल की परिभाषा भी आप अच्छे से परिचित हैं। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा। दूसरा आपका जैसे क्वेश्चन बनता है, रेडजेल के अनुसार, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो रेडजेल की परिभाषा लिखनी है आपको। रेडजेल ने क्या परिभाषा दी है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच पाए जाने वाले संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेडजेल ने संश्लेषित शब्द पर जोड़ दिया। तो रेडजेल की परिभाषा लिखनी है आपको इन्वर्टेड कॉमा बंद करके, फिर आप उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं भी इसने संश्लेषित शब्द पर
जोड़ दिया है। तीसरा जैसे जो क्वेश्चन है वो इसी से संबंधित आ सकता है, सैंपल, कुमारी सैंपल या एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। आप देखते हैं कुमारी सैंपल रेडजेल की शिष्य थी, प्रकृतिवादी थी, सर्वेसर्वा प्रकृति को मानते थे। तो इन्होंने भी परिभाषा क्या दी कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच पाए जाने वाले परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात मानव क्रियाशील है और पृथ्वी अस्थिर है, या गतिशील पृथ्वी, क्रियाशील मानव, इन दोनों के मध्य पाए जाने वाले परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करना। यानी इन्होंने परिवर्तनशील शब्दों पर जोर दिया है। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, अब विषय क्षेत्र में आप देखते हैं कि मानव भूगोल मानव और प्रकृति के बीच पाए जाने वाले संबंधों के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं इसमें। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र है, उस विषय क्षेत्र के 4 बिंदु है। पहला, जनसंख्या, उस प्रदेश में पाई जाने वाली जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितना है, पुरुष कितने, स्त्री कितने, बच्चे कितने हैं, उनके बारे में डीपली स्टडी करना। दूसरा, प्रदेश के संसाधन, प्रदेश में पाए जाने वाले संसाधन, उन संसाधनों का अध्ययन भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। तीसरा, सांस्कृतिक वातावरण। चौथा, कालिक अनुक्रम। पांचवा, अन्य प्रदेशों के साथ संबंध। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मात्र बिंदु बिंदु लिखने आपको, आधा नंबर का क्वेश्चन होगा। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। तो पहला बिंदु आ गया इसमें जनसंख्या, उस प्रदेश में पाई जाने वाली संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। कहाँ रहती है, किस प्रकार की है, शिक्षित है, अशिक्षित है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, मृदा, जल, वायु, वनस्पति, इन सभी का जैसे अध्ययन, खनिज संसाधन जो भूमिगत पाए जाते हैं उनका। सांस्कृतिक वातावरण, मानव के द्वारा निर्मित गतिविधियां सांस्कृतिक वातावरण कहलाती है, तो उनका अध्ययन भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। कालिक अनुक्रम, समय के साथ मानव भूगोल में क्या परिवर्तन होता है, या प्रकृति का मानव के साथ या मानव का प्रकृति के साथ क्या संबंध रहा है, या इसमें समायोजन हुआ है या समय के साथ में परिवर्तन हुआ है, उनका अध्ययन कालिक अनुक्रम कहलाता है। और अन्य प्रदेशों के साथ में संबंध, यानी एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के साथ में कैसा संबंध है, मित्रतापूर्ण व्यवहार है, माल का आदान प्रदान है, या उसके साथ में कैसे संबंध है वैश्विक, उन संबंधों का अध्ययन करना भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? इसका आंसर है हिक्केटियस। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिक्केटियस को कहते हैं।
हिकेटियस को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने उपलब्ध ज्ञान को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था, इसलिए मानव भूगोल का जनक किसको कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। हो गया क्लियर? नेक्स्ट, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। ये एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 1 नंबर के, सारे 2 नंबर के, 1 नंबर का। मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं? इसका आंसर रेटजेल, रेटजेल को कहा जाता है। ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और क्या थे? प्रकृतिवादी थे, प्रकृति को सर्वेसर्वा मानते थे। तो आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसको कहा जाता है? रेटजेल को, या फ्रेडरिक रेटजेल को। रेटजेल की पुस्तक का नाम लिखिए। 7वां क्वेश्चन, रेटजेल की पुस्तक का नाम लिखिए। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक के रचयिता का नाम लिखिए। तो रेटजेल की पुस्तक का क्या नाम था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। हो गया क्लियर? रेटजेल की पुस्तक का नाम लिखिए। या सीधा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के रचयिता का नाम लिखिए, रेटजेल। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से, रुको और जाओ, रुको और जाओ विचारधारा कब व किसने दी? रुको और जाओ विचारधारा कब और किसने दी? किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने 1945 में। ग्रिफिथ टेलर ने 1945 में। नोट कर लिया होगा आपने। रुको और जाओ विचारधारा कब और किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का विभाजन कब हुआ? 1930 में हुआ। और 2 शाखा बढ़ गया था, एक तो सांस्कृतिक भूगोल और दूसरा आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल का विभाजन कब हुआ था? 1930 में। 2 शाखाओं बढ़ गया था, एक सांस्कृतिक भूगोल और दूसरा आर्थिक भूगोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें 10वां क्वेश्चन, नियतिवाद व संभववाद के मध्य मार्ग को अपनाने वाली विचारधारा कौन सी है? विचारधारा कौन सी
कौन सी है? आप देखते हैं कि निश्चयवाद और संभववाद, आप इसको निश्चयवाद कह दो या नियतिवाद कह दो, एक ही बात है, निश्चयवाद या नियतिवाद। इनके मध्य मार्ग को अपनाने वाली विचारधारा कौन सी है? नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, जो न तो प्रकृति को मानती है और ना ही मानव को, दोनों के मध्य मार्ग को अपनाने वाली कि ना तो प्रकृति सर्वे सर्वा है, ना ही मानव सर्वे सर्वा है। मानव प्रकृति के सहयोग से ही प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 11 नंबर का क्वेश्चन, नियतिवाद और संभव। नियतिवाद को निश्चयवाद भी कहते हैं, निश्चयवाद। वे संभववाद में क्या अंतर है? निश्चयवाद और संभववाद में क्या अंतर है? आप देखते हैं कि निश्चयवाद प्रकृति को प्रमुखता प्रदान करती है, अर्थात प्रकृति को प्रमुखता प्रदान करने वाली विचारधारा है। सर्वे सर्वा प्रकृति को मानती है, मानव का स्थान गौण है। और संभववाद है वो मानव को सर्वे सर्वा मानती है, प्रकृति का स्थान गौण है। तो निश्चयवाद प्राकृतिक विचारधाराओं की विजय को घोषित करती है, अर्थात सब कुछ प्रकृति है, मानव का स्थान गौण है, प्रकृति जैसा चाहती है उसके अनुसार मानव को अपना कार्य करना पड़ता है। लेकिन दूसरी विचारधारा है संभववाद। तो संभववाद के जनक फैब्रे थे, विडाल डी लाप्लास थे, प्रवर्तक फैब्रे थे। उन्होंने बताया कि सर्वत्र संभावनाएं मानव प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ सर्वे सर्वा संभववाद में मानव है और निश्चयवाद में प्रकृति। निश्चयवाद की समर्थक रेडजेल थे और संभववाद की समर्थक विडाल डी लाप्लास थे। और इसका तो ये आपके से पहले चैप्टर के जो क्वेश्चन थे, लगभग 11 क्वेश्चन है। इन 11 क्वेश्चनों में से ही एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आएंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। आप इसको एक बार उनको अच्छे से रीड कर लें और पुनः इनका रिवाइज करने का प्रयास करें। ये बाकी की जो मैंने आपको बताया सारे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन है। निश्चयवाद और संभववाद में क्या अंतर है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पढ़ किया जाएगा। अब मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। दूसरा यूनिट जनजातियों से संबंधित है। विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व में जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है, कौन कौन सी जनजातियां। तो सबसे पहले एस्किमो जनजाति से संबंधित जो क्वेश्चन पुट किए जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। एस्किमो, आप देखते हैं कि वैसे मैं सिंपली एस्किमो का आपको परिचय दे दूं, बस चैप्टर आप रीड करेंगे तब और आपकी समझ में आएगा। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है? कच्चा मांस खाने वाला। ये टुंड्रा प्रदेश से रिलेटेड जनजाति है। किससे रिलेटेड है? टुंड्रा प्रदेशों में रहती है, ध्रुवीय क्षेत्र, जो बर्फीले क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है, जो मूलतः उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया, इन क्षेत्रों में ये निवास करने वाली जनजाति है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम पाया जाता है, शून्य टेम्परेचर होता है, बर्फीली आंधियाँ चलती है, पेड़ पौधों का अभाव होता है। 90% इसमें शीत ऋतु होती है, 10% ग्रीष्म ऋतु होती है। उस समय में कुछ थोड़ी लाइकें जैसे पुष्पादक उगाते हैं। तो ये कठोर जलवायु वाली जनजाति है। इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एस्किमो से रिलेटेड है। पहला, कयाक क्या है? कयाक क्या है? अब देखिए कयाक क्या है और किससे संबंधित है, ठीक है। तो कयाक क्या है कि कयाक एक नाव है। कयाक क्या है? कयाक एक नाव है
किससे संबंधित है? एस्किमो जनजाति से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद में उमियाक। उमियाक क्या है? ये भी एक नाव है, ये भी एक नाव है, लेकिन थोड़ी बड़ी नाव है। ग्रीष्म काल में जैसे शिकार करने में या बसंतकालीन शिकार में ये काम आने वाली होती है। तो उमियाक भी नाव है, कयाक भी नाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेज क्या है? स्लेज क्या है? स्लेज क्या है? स्लेज एक पहिए विहीन गाड़ी है जो ध्रुवीय प्रदेशों में रेंडियर या कुत्तों के द्वारा खींची जाती है। यानी ये एस्किमो जनजाति की परिवहन व्यवस्था है। तो पहिए विहीन गाड़ी जो सील मछली की हड्डियों से बनाई जाती है, तो क्या स्लेज है। तो स्लेज क्या है? स्लेज एक पहिए विहीन गाड़ी है जो कुत्ते या रेंडियर के द्वारा खींची जाती है, एस्किमो जनजाति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से, इग्लू क्या है? इग्लू क्या है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एक एक नंबर के पढ़ के जाते हैं। इग्लू, इग्लू आप जानते हैं एस्किमो जनजाति का आवास है। इग्लू क्या है? इग्लू आवास है, बर्फ का मकान। जैसे आपने देखा होगा, बुक्स में भी रीड किया होगा, इस तरीके से इसका एक बर्फ का मकान होता है जो बर्फ की सीलियों से बनाया जाता है। इसमें सील मछली की जैसे जो चर्बी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सील मछली की जो खाल है उस खाल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, तो इसके बाद में फिनिश करते हैं। माउपा क्या है? चौथा, माऊ पाक क्या है? अब आप देखते हैं कि माऊ पाक ये एक शिकार करने की विधि है जिसमें एस्किमो जनजाति एक छिद्र बनाते, उस छिद्र में चारा डालते और भाला रखते हैं। जो जैसी मछली पानी पीने के लिए उसके पास आती है वो हिलता है और उस भाले से उसका शिकार कर लिया जाता है। तो माऊ पाक बसंत शीतकालीन आखेट की विधि है और माऊ पाक का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना। माऊ पाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रतीक्षा करना। ठीक दोस्तों, स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल की वीडियो में मैं तुम्हें जो चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन कुछ बाकी है उसके साथ ही तीसरे और चौथे क्वेश्चन के चैप्टर के क्वेश्चन आउट कराऊंगा। थैंक्स।